आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो किस हिसाब से इंसान को, एक आम इंसान को करनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी होते हैं? मतलब कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी अच्छा दे, सिक्योर भी हो? हाँ पर मंथ 40-50,000 कमा रहा है, हाँ। अगर इसको आज के टाइम में या आज के 2 साल बाद अगर इसको अपनी कार लेनी है कि कल को इनके ऊपर डेट्स की लायबिलिटी नहीं बन जाए। हमें जन्म मिला है तो मृत्यु भी होगी। हाँ, तो ये कब होगी ये किसी को नहीं पता, और लेकिन होगी जरूर। और फाइनेंशियल, और हमारे जाने के बाद में हम ही अर्निंग पर्सन है, तो हमारी फैमिली को कौन। आज के हमारे गेस्ट हैं मनोज जी, जो कि अजमेर शहर के काफ़ी जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र है। इन्होंने अजमेर में ही नहीं, राजस्थान में काफ़ी सिटीज़ में और प्रॉपर राजस्थान में अपनी फाइनेंशियल जो है कंसल्टिंग प्रोवाइड करी है आम जनता को, आम इंसान को, ऐसे सेक्टर से जहाँ पे ये फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जो कि डेली यूज़ में बहुत काम आने वाला सेक्टर है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मनोज जी, इन्हीं से हम जानते हैं इनकी करियर की जर्नी। मनोज जी कैसे हैं आप? बहुत वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो आपने फाइनेंशियल ही में ही अपना करियर स्टार्ट करने का क्यों सोचा और अपना जर्नी कहाँ से आपकी स्टार्ट हुई थी? ओके, और अभी तक एक्चुअली थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अपने बारे में, कि मैंने अपना जो करियर है वो आईसीआईसी बैंक से स्टार्ट किया लगभग 2005 में। ये मेरा वो टाइम था जब मेरी एजुकेशन भी चल रही थी, और मैंने आईसीआईसी बैंक को ज्वाइन किया एज ए लोन्स डिपार्टमेंट में, ऑप्स के अंदर। वहाँ से फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और सारी चीज़ें करके मैंने ज्वाइन किया फिर रैली गियर। ये मैंने ज्वाइन किया कोटा के अंदर, रैली गियर ब्रोकिंग। वहाँ पे हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स सेल करते थे, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे सेल करते थे। वहीं से एक मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ कि मुझे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। देन 2011 के अंदर मैंने कोटक म्यूचुअल फंड अजमेर में ज्वाइन किया, और 2011 से लेके 2017 एंड तक मैं कोटक म्यूचुअल फंड में ही इधर जॉब करी। बीच में 1 साल मैंने आईसीआईसी म्यूचुअल फंड में भी अपनी सर्विस दी। ओके। अब इतना सब कुछ, इतना टाइम म्यूचुअल फंड में देने के बाद मेरे को ये आया कि मेरे को कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आज भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेके नॉलेज नहीं है। हाँ, एडवाइस नहीं है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर प्रॉपर गाइड नहीं कर पाता, गाइडेंस नहीं मिल रही है। करेक्ट है। तो यहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई, और फिर अपने जो क्लाइंट थे उनको अच्छी गाइडेंस के साथ में उनके इन्वेस्टमेंट आज भी करें। तो आपने इन कंपनियों में ही वर्क करते हुए अपना जो है स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया था? आपने स्टार्टअप वगैरह भी कुछ स्टार्ट किया हुआ है? हाँ जी, मैंने अपनी जो मेरी फर्म है वो है अपना रोकड़ा। तो अपना रोकड़ा भी रखने का मतलब ये कि एक रोकड़े से बड़ा सबको लगाव होता है। हाँ, नाम भी थोड़ा यूनिक है ये। करेक्ट है, क्योंकि अपना रोकड़ा मैंने कहा सब उसको सीरियसली लेवें। हाँ, तो फिर मेरे दिमाग में यही आया कि हमें रखना चाहिए अपना रोकड़ा। तो पहले जोड़े बाद में खर्च करें, हमारे टैग लाइन है सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। तो यही एक रीजन है कि उसको हमने कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने के लिए वो शब्द भी रखा कि वो अपने पैसों की वैल्यू समझें। ओके। तो अभी आपके हजारों एक्टिव यूजर्स हैं इसमें, मतलब अभी आप कितने लोगों को सर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं? लगभग 900 प्लस, 1000 अराउंड आपका ये नंबर हो चुका है। इस सेक्टर में आपको एक काफी समय काम करते हुए हो गया, ऐसी कौन सी 4 बड़ी गलतियां हैं जो आज के टाइम में एक यूथ कर रहा है, या एक कॉमन इंसान जो है वो लाइक इन्वेस्टमेंट करते टाइम में 4 गलतियां कर रहा है? आपके नजरिए से वो कौन सी 4 गलतियां हैं? सर, सबसे पहली तो मैं देखो गलतियों पे क्या, हमारे लैक ऑफ नॉलेज जो है। स्कूलों के अंदर हर चीज पढ़ाई जा रही है। सही है, करेक्ट ना। आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, फाइनेंशियल नहीं पढ़ाया जा रहा। ओके, एजुकेशन से ही वहीं से सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है ना, वहीं से, क्योंकि बचपन से ये माइंड सेटअप डेवलप होता है। अब हम वहां पे देखते हैं कि जब स्कूल के अंदर ये चीजें नहीं पढ़ाई गई है, आज कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि बंदे एमबीए कर लेते हैं, कई प्रोफेशनल डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में जीरो रहते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट नॉलेज ही नहीं है उनको, इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं है, तो सब मनी मैनेजमेंट भी बिगड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं, अपन बोल सकते हैं उस चीज। करेक्ट है। और जो हमारे पूर्वज रहे वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को ही प्रेफरेंस देते हुए हैं।
एफडीज हो गए, हाँ, करेक्ट ना, गोल्ड ले लो। गोल्ड ले लो, है ना, बैंक एफडीज आरडीज इन्हीं पे ही डिपेंड रहते हैं वो आज भी इस चीज को नहीं समझ पाए हैं इन्फ्लेशन क्या है। हाँ, करेक्ट ना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे को ये समझनी चाहिए चीजें कि इन्फ्लेशन क्या है, ओके, और इन्फ्लेशन ही हमारी वेल्थ को रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। आपने यदि सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप चाहे कितना इन्वेस्टमेंट कर लें, आप इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगी। ओके। तो आपके हिसाब से ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो रह रही है। एफडीज वगैरह में रिटर्न 9% कहते हैं कि 9% रिटर्न। देखिए सर, 9% तो बहुत टाइम पहले थे। आज मैं बात करूं, हार्डली एफडीज वगैरह के रिटर्न भी देखें तो 7.5-8% के बीच में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल इससे पाता। ज़्यादा नहीं आ रहे। फिर आप इसके ऊपर देखिए टैक्सेशन क्या हो रहा है, बहुत हो गया। करेक्ट ना। तो सबसे पहले तो मैं सभी को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक चीज़ को ध्यान में रख के करें कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा हो। आपके हिसाब से वो कौन सी जगह है, मतलब कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी अच्छा दे, सिक्योर भी हो, आदमी को सेफ जोन में रहे वो चीज़? देखिए क्या है, आज सेफ जोन वाली बात करें, आपको रिटर्न अर्न करना है तो रिटर्न है ना अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली सेट होता है। आपके शॉर्ट टर्म की नीड क्या है, ओके, मीडियम गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, करेक्ट ना। ओके, सब एक और बहुत बड़ी गलती जो पब्लिक करती है कि कम समय में ज्यादा रिटर्न देख के जो बोलते हैं ना कि कई सारी मार्केट के अंदर पहुंची स्कीम्स वगैरह चल रही होती है, उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वहां पे वो अपना पैसा खो बैठते हैं। हाँ, काफी होता है ना। तो इसलिए कम समय में कोई ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इट मींस ये मान लेना कि वो प्रोडक्ट गड़बड़ है और वो बहुत जल्दी कभी कहीं ना ना कभी कहीं वहाँ पे डिफॉल्ट लोचा मारेगा, है ना, हाँ, डिफॉल्ट मारेगा। हाँ, हाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कम समय में कोई रिटर्न जनरेट कर दे। हाँ, ये मार्केट में काफी सारी कंपनीज आई हैं बहुत सारे, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ, लेकिन आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स वहां अपने पैसे को लूज करके बैठे हुए हैं, खो के बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाए। इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है? काफी जगह आप इन्वेस्ट कर देते हैं, वो कंपनीज फ्रॉड निकलती है, पैसा लेके भाग जाती है। इसका सॉल्यूशन कुछ होगा? सॉल्यूशन ये कि इसलिए देखो हम लोग बोलते हैं कि आप है ना अपने साथ एक कंसल्टेंट को डिस्कस करें। आप ये मान के चलिए, आपको कोई छोटी मोटी हेल्थ इशू हो जाती है तो आप किससे कंसल्ट करते हैं? डॉक्टर से। आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन दिलानी है तो उसकी काउंसलिंग किससे करेंगे? काउंसलर से ही करेंगे, करेक्ट ना। तो आप इतनी मुश्किल से जो पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उसके लिए आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी एक और मिस्टेक है कि जहाँ पे आप अपने पैसों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करते भी किससे? आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट से कर लेंगे। सपोज करिए किसी ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि अच्छा ही है, आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है, रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। देखिए आज भी मेरा मानना यह है कि देखो रिटर्न कोई भी एसेट क्लास है, ये सारी एसेट क्लास है, हम बात करें गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफडीज हो गए, ये सारे एसेट क्लास है, इनका काम है रिटर्न जनरेट करना। लेकिन क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल है? आज सपोज करिए 50 लाख का आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 2 साल बाद आपको 10 लाख की जरूरत पड़ रही है, तो आप बताइए प्रॉपर्टी का कौन सा कोना सेल करेंगे? वो जाएगी तो पूरी प्रॉपर्टी जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसे भी इन्वेस्टमेंट को क्योंकि फिर नीड क्या है हमारी भैया, यदि मेरा फैमिली साइज अलग है, मेरी एज अलग है, मेरी इनकम सोर्स अलग है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी अलग होना चाहिए, करेक्ट ना। तो इसलिए एसेट क्लास सारी बढ़िया है, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कौन बताएगा? आपका कंसल्टेंट बताएगा। और अभी भी अपन अपने सवाल का आंसर नहीं ढूंढ पाए। मेरा सवाल का ये था कि जो कंपनीज फ्रॉड हो जाती है, मतलब फ्रॉड डिक्लेयर हो गई है, उस तक एक आम जनता या एक आम इंसान जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है वो कैसे उसको पकड़े? क्योंकि पैसा लेके काफी लोग देखो क्या सबसे जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये देखिए कि उसके ऊपर रेगुलेटर कौन है। कोई भी कंपनी वाला ये चीजें नहीं बताता मेरे हिसाब से तो नहीं। जैसे आज हम बात करें कि आप बैंक के अंदर एफडीज करते हैं, हाँ, ठीक है ना, तो उसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है, करेक्ट ना। तो एक बैंक डिफॉल्ट में आ जाएगा तो आरबीआई गारंटी ले रहा है कि मैं 5 लाख रुपए तक का, अगर मैं ही कोई कंपनी चला रहा हूँ और मेरे से कोई इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो मैं भी बोल दूंगा कि हाँ भाई आरबीआई देख रही है। हाँ देखो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो कुछ ऐसा प्रूफ
जो एक आम इंसान पूछ देखिए सके और वो मैं वही चीज दे बता रहा हूँ, सके। हर चीज कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है, ओके, ठीक है हाँ ना? वो तो है। है ना? जैसे आज हम बात करें, बैंक बोल रहा है हम्म, आपका पैसा हमारे पास में 5 लाख रुपए तक का सेव है, तो वो मजाक नहीं है। म्यूचुअल फंड बोल रहा है हम डिफॉल्ट नहीं मारे, उसके ऊपर रेगुलेटर कौन है? सेबी से भी है। है ना? करेक्ट ना? आज जैसे बहुत सारे आज एग्जांपल लूं कि जो इस पॉन्जी स्कीम्स यहाँ से चली गई हैं, आप पीछे जाके देखिए उनके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है, केवल एक इंडिविजुअल पर्सन एक कंपनी खड़ी कर लिए, ठीक है ना? और वो उस कंपनी को उसने आगे प्रमोट कर दिया है, और एक उसने एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया है कि वहां से पैसा बस दे रहे हैं हाई रेट। लेकिन जब तक आपको ये देखना चाहिए कि वो रेगुलेटेड है या नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें कितनी इन्वॉल्वेशन है या नहीं है, तब तक तो प्रोडक्ट में एंट्री नहीं करना पर चाहिए। अगर उनसे बात पूछा होगा या किसी ने कोई पूछता होगा कि कौन आपको मतलब देख रहा है या जो भी है, हाँ। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि हम एक आदमी इसको देख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अच्छी फर्म का या अच्छी गवर्नमेंट एजेंसीज का नाम लेते ये थे। बिल्कुल ये बात है ना, समझनी चाहिए कि ना, देखो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दिखा के, है ना, कि किसी एक व्यक्ति ने XYZ बंदा है, उसने एक कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी चालू करी और देखिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम इसके भरोसे पे पैसा दे रहे हैं, हाँ हाँ, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसकी वो कैसे उसको रेगुलेट करेगा? सही है। ठीक है ना? आम एक आदमी कितना ही रोटेशन घुमा लेगा, कितना रोटेशन घुमाएगा, उसको नहीं आइडिया है कि कैसे पैसे को बीच मैनेज करना है, करेक्ट ना? कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करके कहाँ से रिटर्न जनरेट करना है। कई सारी बाजार में कंपनी आई जिन्होंने लोगों को ही बोला कि आप हमारे पास पैसा जमा कराइए, हम आपको प्लॉट दे देंगे। हाँ काफी कंपनीज बहुत सारे अलग अलग फंडे के साथ में आई। कई कंपनी आई कि जो बोल रही थी कि हमारा ना बिजनेस लिख कर के अंदर है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे हम आपको रिटर्न जनरेट। हाँ ये तो अभी भी चल रही है, करंट में भी चल ना? रही है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आज मैंने कोई कपड़े की दुकान खोली है, हाँ तो मेरा रेवेन्यू कपड़े की दुकान से ही आएगा। हाँ ये fact। मैं निखिल को ये बात बोल के नहीं दे सकता कि भाई आप मेरे पार्टनर बन जाओ और मेरे इस वाली फर्म, कपड़े की फर्म में आ जाइए और मैं आपको रेवेन्यू लिकर वाली कंपनी से जनरेट होगा उससे शेयर कर लूंगा। नहीं, वो एंटिटी अलग है, ये एंटिटी अलग है। मैं जिसमें से प्रॉफिट होगा उसी में शेयर करूंगा। हाँ मैं दूसरे का पैसा आपको लाके क्यों दूंगा? चाहे वो पर्सन हो चाहे वो बिजनेस हो। बिजनेस है, करेक्ट है। आपके हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो किस हिसाब से इंसान को, एक आम इंसान को करनी चाहिए और ये क्यों जरूरी होती है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है ना इसलिए जरूरी है कि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको फ्यूचर कॉस्ट पे मैच कराने के लिए, ठीक है ना? सपोज हमारे को, आज मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मेरे बच्चे को, मेरे को हायर एजुकेशन देनी है या मैं बोलता हूँ उसको डॉक्टर बनाना है, तो आज एग्जांपल रखते हैं कि आज के टाइम पे यदि 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो उस टाइम पे 2 करोड़ 3 करोड़ हो रहे होंगे, तो वो क्या हो गई, मेरी फ्यूचर कॉस्ट हो गई जी। तो वो 2-3 करोड़ का कॉर्पस मुझे कैसे रेडी करना है, यहाँ से हमारी जर्नी चालू होनी चाहिए, ठीक है ना? ये तो हमारा पहला काम। दूसरा ये, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग, तो हमारे को हमारी अर्निंग और एक्सपेंस का एक डेटा पूरा बना रहना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है ना? कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहा, ओके, है ना? ये होना चाहिए। जब आपको ये आइडिया लगेगा कि आप किसी भी इंसान से पूछना, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जाते होंगे, अच्छा कमा रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, हाँ आप पिज्जा खाने जाएंगे तो हो सकता है कि आप 2,000 रुपए तक पिज्जा में भी वेस्ट कर दें। मूवी देखने जा रहे हैं तो हो सकता है 3,000 रुपए भी वेस्ट कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन जब आप अपनी इनका एक्सपेंस को देखेंगे, आप देखेंगे कि हमने अननेसेसरी पैसे को कहाँ कहाँ वेस्ट किया है, और वही वेस्टेज हमारे को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दे पाती है। लोगों के पास में EMI का बर्डन है आज के समय में, हाँ कहीं ना कहीं पे बहुत चल रही है। बहुत ज्यादा है। एक 18+ होते ही आदमी फोन में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसकी EMI का बर्डन। आज मैं नए यूथ से मिलता हूँ तो वो यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, EMI 10,000 रुपए की उसकी सैलरी है, और आपके उसके पास में आपने देखा होगा आईफोन जरूर होगा, हाँ उसकी सैलरी वहीं पे डिडक्शन हो रही है, थोड़ा सा वो ज्यादा कमाने लगा कार की तरफ मूव हो जाएगा। हाँ जबकि ये वाली जो उम्र होती है पहले इन्वेस्टमेंट की होती है, ओके, करेक्ट ना? कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर लेंगे वो आपको आगे तक कंपाउंडली इंटरेस्ट ग्रो करके आपका बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर देगी। ओके। अगर अपन यही आप जो कंपाउंडिंग कह रहे हैं इसी की बात करें, हाँ एक अपन जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फ्रेंड है, हाँ पर मंथ 40-50,000 कमा रहा है। हाँ। अगर इसको आज के टाइम में या आज के 2 साल बाद अगर इसको अपनी कार लेनी है खुद की, करेक्ट है। तो इसको आज ही से अपने सैलरी में से या अपने बिजनेस में से कितना पैसा इसको निकालना पड़ेगा, ये आप थोड़ा सा। देखिए, आज सपोज करिए हमारा
गोल 2 साल का है। अपन इसी की बात हाँ, करते हैं। हाँ, 40,000 बिल्कुल। रुपए ये पर मंथ निकाल रहा है, कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहता है, बिजनेस है। बिजनेस है, हम ये मान लेते हैं 40,000 ना मार के हम 30,000 रुपए मानते हैं। हाँ ठीक है। अब गाड़ी कितने की लेनी, गाड़ी इसको लेनी है, गाड़ी अमाउंट का 20-1 लाख की अगर अपन 20 गाड़ी 1 लाख पकड़ते के हैं। लिए, तो आप ये मान के चलिए यदि हम 20,000 रुपए भी मंथली निकालते हैं तो साल का कितना जोड़ेंगे हम, 2,40,000। 2,40,000 हम 2 साल के अंदर कितना जोड़ेंगे, लगभग 480 के करीब, हाँ है ना। जी। आप कैसे पॉसिबल होगा कि हम 10-12 लाख 15 लाख की गाड़ी 2 साल के अंदर, कि हमारा कॉर्पस ही इकट्ठा नहीं होगा। हाँ तो हमारे को यहाँ पे कई चीजें फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे को एडजस्ट करने पड़ती है। हाँ, वही फाइनेंशियल प्लानिंग तो जरूरी अब क्या है होती कि है। जैसे हमने 10 लाख की गाड़ी का हमने सोचा है, तो हमारा गोल कहाँ पे सेट होना चाहिए, कम से कम 3-4 साल बाद गाड़ी ले ले। ओके। क्योंकि आज आप 40,000 रुपए कमा रहे हैं, 30,000 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो 20-30,000 रुपए डायरेक्ट सारा का सारा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। पर कहीं ना कहीं इनको अपनी लग्जरीज दिखाने के लिए तो 2 साल में ही लेनी पड़ेगी। ये उस प्लान को आगे शिफ्ट नहीं कर सकते ना। नहीं, सैलरी नहीं, भी वही तो रहने वाली है। तो इनको बस यही चीज है, ये इनको समझना है कि कल को इनके ऊपर डेट्स की लाइबिलिटी नहीं बन जाए। ओके। हाँ, बिजनेस है, कुछ भी अप डाउन हो जाए, है ना। आज आपने लग्जरी को मेंटेन करने के लिए हम कर्जा लेके कर रहे हैं, तो ऐसी लग्जरी किसी काम की नहीं है। हाँ, पॉइंट है ना। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, सबसे पहले अपना एक कॉर्पस इकट्ठा करें, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली। यदि आपको कार खरीदनी तो आपकी इनकम भी उसी हिसाब से रखिए। भाई आप कैसे 40,000 कमा के 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब भी 2 साल के अंदर हम 5 लाख मोटा मोटा जमा कर रहे हैं, और उसके अंदर इंटरेस्ट मान के एक हद मार के अच्छा मार्केट की तरफ मूव भी हो जाता है, तो वो 5 लाख आपका 7 बन जाएगा। नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। नहीं, मुश्किल 2 है, साल में नहीं बनेगा। 5 लाख पे 2 लाख भी सर आप रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कहाँ चला जाएगा ये रेट ऑफ। हाँ, हम तो एक बोलते हैं कि यदि आपको 1 रुपए सैकड़े का भी ब्याज आ रहा है 12 साल का, तब भी उस हिसाब से देखें। तो यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 10 साल के अंदर उसका मोटा मोटा डबल कर पाता है वो पैसे को। हाँ, ये तो है। 1 रुपए सैकड़े से। अब यदि हम 2 साल के अंदर इतना बड़ा अमाउंट चाहते हैं, तो या तो हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं हमारा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पाएगा। ये है। फिर इनको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, ये एक इंट्राडे करें, अच्छा। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन आपने। हाँ, शेयर मार्केट काफी आज के यूथ को है ना, सुबह उठते हैं 9 बजे, उठते ही 9:15 बजे का मार्केट देखा, आज के लिंक आया, गए टेलीग्राम पे, किसी ने टिप दे दी, वहां से कोई शेयर उठा लिया, इंट्राडे कर लिया, 5,000 रुपए लगा के 500 रुपए बना लिया ना। देखो यही पता है क्या, आज के यूथ के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, और शेयर बाजार बैठा इसलिए कि वो, क्योंकि इनके पास में ये नॉलेज है नहीं, रातों रात अमीर बनना है, तो वो शेयर मार्केट बैठा इसलिए कि हमारे को ऐसे बंदे चाहिए कि ये पैसा लगाएं और हम इनसे पैसा खींच लें। हमारे से ऊपर बहुत बड़े हाथी बैठे हुए हैं, ट्रेडर, और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वो जब बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो लाख 2 लाख 1-2 करोड़ से नहीं करते, 100 200 500 1000 2000 करोड़, कोई लिमिटेशन नहीं है। खा जाते हैं वो नीचे के लोगों को। पर ये नीचे के लोगों में जो है आम इंसान, उसमें अवेयरनेस नहीं है ना। अवेयरनेस नहीं है। देखो पता है क्या, पैसा कमाने के लिए और शेयर बाजार से पैसा कमाने के लिए 2-4 चीजों की बहुत जरूरत है। या तो आप टाइम दें। टाइम किस चीज को दें? स्टडी को दें या मतलब शेयर मार्केट को। ओके, ठीक है ना। उसको आप वॉच करें, देखें कैसा माहौल चल रहा है, क्या शेयर होता है। कोई पहले कंपनी को देखें, कंपनी के बैलेंस शीट को समझना सीखें, ठीक है ना। आप टाइम देंगे तो मार्केट अपने आप टाइम के अकॉर्डिंगली आपको चीजें सिखा देगा। टाइम नहीं दे पा रहे तो आप पैसा दीजिए। आपके पास में खोने के लिए है कि हाँ 20 30 40 50 लाख रुपए खो दूंगा, शिकस्त नहीं आएगी। पर वो माइंडसेट नहीं है ना। सुबह अपन देखते हैं कि लोग बाग उठते हैं, 5,000 रुपए लगाते मैं वही चीज बता रहा हूँ, भी मिल जाता है, वो खुश है। नहीं होता, लालच बढ़ जाता है। नहीं होता सर। अगर ये 5,000 का 500 रुपए पर इन्वेस्ट रिटर्न देखें तो ये परसेंटेज बहुत बड़ा हो जाता है। सर मैं बोल रहा हूँ कि आज के यूथ का मैं चैलेंज दे रहा हूँ, हाँ, कि वो अपने साल भर की बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट दिखा दे कि उसने कितना कमाया है। कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है काफी लोगों का वो लॉस में ही दिखता है। अल्टीमेटली पता है क्या, एक दिन आपने तुक्के में 500 रुपए 1000 रुपए कमा लिए, तो डेफिनेटली वो दूसरे दिन 2 5 10 हजार रुपए खो के बैठ रहा होगा। फिर उसका माइंड पता है क्या बोल रहा है कि नहीं, अब मेरे 10 गए, अब मैं इसको 10 को यहीं से रिकवर करूंगा। हाँ, वो 10 को रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करता जाता है सारी चीजों। ये होता है, यही हो रहा है यूथ के साथ में। तो इसलिए मैं तो सबको बोलता, जो भी यूथ है उनको बोलता हूँ डायरेक्ट ट्रेडिंग में न जाए, इससे पहले म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ट्रेडिंग में इंट्राडे न करके इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आपको लगता है
HDFC बैंक खरीद के रख लीजिए। ये कोई टिप्स नहीं दे रहा है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। रिलायंस खरीद लीजिए, ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनको खरीद के रख लीजिए, डेफिनेटली 2 साल बाद आपको सबसे अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। आपके हिसाब से ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं शेयर मार्केट में जहां पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो वो मतलब फायदेमंद रह सकते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म की स्टोरी ये आती है कि लॉन्ग टर्म हम किस टाइम को बोल रहे हैं? 1 साल नहीं, मे बी? नहीं, देखिए क्या होता है। अच्छा, 1 साल लॉन्ग टर्म में कंसिडर नहीं है? नहीं है, देखिए ये सारे शॉर्ट टर्म है। और 1 से लेके 3 साल तक की जो स्टोरी रहती है सब शॉर्ट टर्म है। 3 साल से 5 साल के बाद जाए तो हम कहते हैं ये मीडियम टर्म है। और आपका हॉराइजन यदि 10 साल या 10 साल से ऊपर है तो ये लॉन्ग टर्म है। अच्छा, तब आपका पैसा बनेगा। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं मार्केट से कि वो शॉर्ट टाइम के अंदर आपको डबल करके दे देगा? शॉर्ट टर्म में काफी पैनी स्टॉक टाइप से कुछ एक चलता है। मत जानिए सर, बाजार के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, बड़ी कंपनियां हैं, पैनी स्टॉक जिनके बारे में आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब रवाना हो गई। होता है, और डेफिनेटली हो जाता है। कई कंपनियां पर वो डीलिस्टेड रवाना होगी। कैसे होगी? लिस्टेड तो है। नहीं, डीलिस्टेड हो जाती है सर। हो जाता है? हाँ, डीलिस्टेड हो जाता है, आपको रातों रात पता भी नहीं पड़ेगा। आप करोगे क्या? आपने 1 लाख रुपए लगाया था, गिरते 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 उसका दाम 10 रुपए रह गया, 1 रुपए रह गया, तो आपको तो फाइनल जीरो ही हो गया अमाउंट। और बाद में वो डीलिस्टेड हो गया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए? अभी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर नहीं है क्रिप्टो का? नहीं, जब तक वो पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं हो जाए भारत में। बाहर इंडिया में उसको आने में कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? देखो सर, आप अभी इसी मार्केट में हैं। देखो सर, जिस तरीके से चल रहा है क्रिप्टो का, बहुत जल्दी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्शन तो लेगी कि क्रिप्टो को लेके भी कुछ ना कुछ पॉलिसीज वगैरह लाएंगे वो। काफी हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में काफी ऐसी करेंसीज है जिसका डीलिंग रोज हो रही है, कहीं ना कहीं वो लीगली भी हो रही है, इलीगल ज्यादा उसका यूज किया जा रहा है। मैं ऐसी करेंसीज का नाम तो नहीं लूंगा। नहीं सर, आपको भी पता होगा। हाँ, इसलिए क्या, मैं तो ये बताऊं, आप अपन को वेल्थ क्रिएट करना है। हाँ, नहीं, पर ये वेल्थ क्रिएट करने या आजकल लोगों का माइंडसेट ही होगा ना, मेरे को जल्दी से अमीर कैसे बनना है, कोई क्रेज। नहीं, मैं वही चीज बता उसके लिए वो क्रिप्टो की तरफ आ जाते हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, वो आ जाएगा क्रिप्टो के लिए, आ भी जाएगा। कितना इन्वेस्ट कर लेगा? ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है सर जो बहुत, जैसे मैं बताऊं, पहले बिटकॉइन का आया था दौर, है ना। बिटकॉइन में बहुत लोगों ने पैसा बनाया। आज बहुत सारे है ना क्रिप्टो करेंसी भी आ गई है ना, उस लोग लगा भी रहे हैं। लेकिन एक चीज जहन में जरूर रखना चाहिए कि कल को डिफॉल्ट मार गए तो आप किसके पास जाके अपना रोना रोएंगे? कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास में उसके अलावा बहुत सारी अभी ऐसी एसेट है जो रेगुलेटेड है, वहां से भी पैसा बन रहा है। ऐसा नहीं है कंटिन्यू आ रहा है पैसा, बिल्कुल पैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो हमें पहले यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज तो क्लियर कर लीजिए कि रातों रात तो अमीर नहीं बना जा सकता। हाँ, ये तो नहीं है। और यदि जो इस माइंडसेट के साथ में काम कर रहा है कि मेरे को रातों रात अमीर बनना है तो मैं ट्रेडिंग कर लूँ या क्रिप्टो की तरफ चला जाऊं या मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूंगा और रातों रात डबल, ऐसा कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना है ऐसा। 100 में से 1 के साथ में कोई मैजिक हो जाता है, बाकी नहीं होता है। वो भी नहीं चलेगा, नहीं चलता है। उसको भी वो कहीं ना कहीं पैसा लग्जरीज में खर्च हो जाएगा या जो भी है। करेक्ट है। तो इसलिए जो हम बात करते हैं कि क्यों हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। हमारा एक कॉर्पस होना चाहिए, हमारी एक इनकम में से हम कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो रेगुलर एक डिसिप्लिन मैनर में करता रहे तो डेफिनेटली वो और लोगों से जल्दी अमीर बन जाएगा। मेरे पास में मेरे एक कोई ऐसा एग्जांपल जो बेस्ट हो? बेस्ट देखो, मेरा एक क्लाइंट है, नाम नहीं बताऊंगा, अभी उनको जॉब करते हुए 2 साल हुए हैं, 2-2.5 साल, और अभी उनका लगभग 18 से 20 लाख का कॉर्पस बना लिया उन्होंने। वो कैसे, कहाँ है उन्होंने इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट उन्होंने किया है म्यूचुअल फंड में ही। जैसा मैंने गाइड किया उन्होंने वैसा ही किया, ठीक है ना। आज लगभग 1-1.25 लाख रुपए की उनकी सैलरी है, लेकिन जब पहले दिन की उनकी 1.25 लाख की सैलरी नहीं थी, करेक्ट ना। और अब धीरे धीरे उन्होंने अपने, सबसे पहले क्या, उन्होंने इन्वेस्टमेंट मैंने जैसा बताया वैसे चालू किया, करेक्ट ना, चालू किया, इंटरेस्ट आने लगा। आज जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई, अपना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को बढ़ाते चले गए, वहां पे उन्होंने ज्यादा करने लग गए, ठीक है ना। आज 2-2.5 साल के अंदर मुझे तो, मेरे को बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो सैलरीड पर्सन में जिन्होंने इतनी जल्दी 18-20 लाख रुपए जोड़े हो, बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये मुश्किल है। और वो उस बंदे ने किया, इंटरेस्ट लिया, और ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत ज्यादा कर, केवल और केवल जैसे मैंने उसको एक सिंपल बताया, अपनी इनकम का 30% कम से कम आपको जोड़ना चाहिए। हर इंसान को। हाँ जी भैया, आप लाख कमा रहे हो, 30,000 जोड़ो ना, 70,000 अपने पे खर्च करो, इनफ होता है 70,000, बहुत होता है। पर आप
लाख के लाख खर्च कर रहे हो तो ये कोई सेंस नहीं है। तो किसी महीने वो 30,000 का नंबर है वो थोड़ा सा कम नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छे नेक्स्ट मंथ बढ़ा देंगे अपन उधर 30। नहीं नहीं नहीं, वो डिसिप्लिन मैनर में है बिल्कुल कि 30,000 निकालने हैं तो निकाल। पहले स्टार्टिंग में सपोज यही यूथ की एक नेगेटिविटी है कि 30 को 25 कर देते हैं, फिर अगले महीने 35 की तरफ मूव होते हैं। मैंने उनको जिस तरीके से समझा रखी हैं चीजें कि भाई आपको सपोज करिए आईफोन लेना है, तो पहले मैंने कहा 2 आईफोन के बराबर के अपना कॉर्पस हो जाना चाहिए। मारवाड़ी फैमिलीज भी इसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर आपको कोई चीज बाय करनी है तो उसको कैश में खरीदने जितना उस चीज को 2 बार आप कैश में खरीद सको तो उतना आपके पास होना चाहिए, है ना। अभी उनका है कि भाई मेरे को कार खरीदनी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, हमको कार खरीदनी है, जिस दिन हमारा पोर्टफोलियो 40-45 लाख का हो जाएगा हम 10 लाख की कार ले आएंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है उसको मेंटेन करने का भी, सारी मेंटेनेंस की चीजें हैं आपके पास। देखो क्या मैं सबको बोलता हूँ यूथ को, स्पेशली आप कमा रहे हैं ना, सबसे पहले अपने अर्ली टाइम के अंदर 1 करोड़ रुपए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी बना लीजिए, क्योंकि वो 1 करोड़ की पावर आप समझेंगे ना कि आपको 1% से साल के 12 लाख रुपए फ्री आएंगे। वो कैसे? इंटरेस्ट। अच्छा भाई 1% से ही इंटरेस्ट कम से कम इंटरेस्ट इतना जनरेट हो जाएगा, 12 लाख कम नहीं होता है। हाँ, तो 12 लाख का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 1 करोड़ का कॉर्पस जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करी है, तो डेफिनेटली फिर आपकी लग्जरीज फिर आप जिस तरीके से मेंटेन करेंगे ना दूसरे नहीं कर पा रहे होंगे। तो वो प्रॉपर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड में करें या एसआईपीज भी चल रही है अभी बहुत सारी। हाँ देखो क्या होता है, आप एसआईपी में बड़ा कंफ्यूजन लोगों की, म्यूचुअल फंड करें या एसआईपी करें। हाँ, ये तो इसको अभी एक लेमन क्या डिफरेंस इन दोनों में? देखो पता है क्या डिफरेंस, केवल इतना है कि म्यूचुअल फंड ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है ना, वो क्या है? एसआईपी। हाँ, एक सिस्टम है एसआईपी, लगता पैसा वही म्यूचुअल फंड के अंदर ही है, प्रोडक्ट वही है, फंड वही होगा। सपोज करिए कि हमने है ना कोई ब्लू चिप फंड पकड़ लिया, तो हम उस ब्लू चिप के अंदर लमसम अमाउंट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम उसके अंदर एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं। एसआईपी के अंदर हमको क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। हाँ, पर मंथ एक कटता जाएगा। करेक्ट है। फिर दूसरा क्या, उसका एसआईपी का सबसे अच्छा फायदा क्या मिलता है कि मार्केट हमेशा आपने देखा होगा जिगजैग चलता है। हाँ, जिगजैग चल के ऊपर और ऊपर ही जाएगा। तो कभी आपको डाउन पे यूनिट परचेस करने को मिलेंगे, कभी अप करने को मिलेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म के अंदर रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है ना, कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने महंगे पे ही खरीदा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने नीचे पे ही खरीदा। और आप ऐसा सोच के कभी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना कि यार मार्केट नीचे हुआ तब मैं खरीद लूंगा, तो आप आज तक मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जब मार्केट नीचे होता है तो लोग ये कहते हैं अभी तो और नीचे होगा तब खरीद लेंगे, से बूम होके ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाता है। तो ये जो डिसिप्लिन मैनर है ना, ये एसआईपी अपने आप मेंटेन कर लेती है। और इसलिए एक समय के अंदर एक तो आपका एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया, साथ के साथ आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे दिया। अच्छे रिटर्न की बात करूं तो हम लॉन्ग टर्म के अंदर जाके बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपीज में भी 12% का रिटर्न तो आया ही आया है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ये आप ये मान के चलिए, इन्फ्लेशन यदि हमारी 6% है तो इन्फ्लेशन से हम डबल रिटर्न गेन कर रहे हैं। बेस्ट सेक्टर कौन सा है? म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया आपके हिसाब से? देखिए वो है म्यूचुअल, एक आम इंसान जो दिन महीने का 20,000 रुपए कमा रहा है, एसआईपी सबसे पहले एसआईपी स्टार्ट करिए। लमसम जब आएगा तब कर लेना, मैं सबको बोलता हूँ एक हैबिट बनाइए। आप एसआईपी नहीं, आपको कई लोगों को डर लगता है कि शेयर मार्केट से है, समझना रिस्की है, वो रिस्की है, तो कुछ मत करिए, आप बैंक में आरडी कर लीजिए। हाँ, करेक्ट ना, पर करिए, एक हैबिट बनाइए। ठीक है। एक टिप्स देता हूं मैं, मैंने अब खुद पे भी अपने पे एप्लीकेबल करी है कि कई लोग अपने बच्चों के लिए ना पैसा नहीं जोड़ पाते। करेक्ट ना, वो बोलते हैं यार बचता नहीं है, ये नहीं होता। मैंने खुद ने अपने पे वो प्रैक्टिकली चीजें करी है। हमारे बच्चे को कोई गिफ्ट के रूप में कुछ कैश अमाउंट आ जाता है। जब मेरा बेटा का जन्म हुआ तब उसको स्टार्टिंग में 9-10 हज़ार रुपये आ गए, है ना, हॉस्पिटल के अंदर ही। ऐसे करके फिर उसका कैश आता रहा। मैंने उसके उसी अमाउंट को केवल इन्वेस्टमेंट करता रहा। आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 3 लाख रुपए। 9,000 के नहीं, हम हर साल जितना भी कैश इकट्ठा हो जाता है उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, कोई फंक्शन पे दे जाता है, कहीं नाना नानी के घूमने गए 100 रुपए दे गई, है ना। और इसके लिए क्या कर रखा है कि हर दिवाली पे एक गुल्लक ला के रखते हैं, वहीं से दिवाली की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट दिवाली से आने से धनतेरस से एक दिन पहले फोड़ लेते हैं, जितना होता है उसको धनतेरस पे आके इन्वेस्ट कर देते हैं। आप ये मान के चलिए आज वो 10 साल का हुआ है, लेकिन उस छोटे मोटे कॉर्पस से जो गिफ्ट के रूप में देके गए
स्पेशली केवल उसी अमाउंट से 3 लाख रुपए जुड़ गए। तो मुझे ये लगता है मैंने उस 3 लाख के लिए स्पेशली मेहनत नहीं करी, तो यही औरों को भी नहीं आते, तो सबके बच्चों के पास है, हाँ, करिए इन्वेस्टमेंट। गाइड करने वाला नहीं है ना कि इस करने पैसे वाला को नहीं कहाँ लगाएं हम। ठीक है ना, गुल्लक बना रखी है। देखिए क्या है, आपको कहीं ना कहीं हम लोग बोलते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वो क्या है? आप इनकम से कुछ पैसा बचा रहे हैं, है ना, वो आप केवल सेव कर रहे हैं। अब उस पर रिटर्न कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने गुल्लक में रख लिए, वाइफ ने कहीं पैसे इधर उधर पर्स में जमा कर लिए, या आप सेव कर रहे हैं, या मैं बचत कर रही हूँ, लेकिन अब उस पर रिटर्न अर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट में लगाना बिल्कुल पड़ेगा। वरना क्या होगा, आप गुल्लक में ही पैसे रखे रहने देंगे, तो आज जो 100 रुपए में चीजें आप खरीद सकते हो, नेक्स्ट ईयर में वो 100 रुपए में पूरी इतनी चीजें नहीं आएंगी। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन खा रही है। हाँ, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे कौन से सेक्टर हैं सर आपके, मनोज जी, आपके नजरिए से जहाँ पे एक आम इंसान, मिडिल क्लास जो है, वो पैसा बना सकता है? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं आज के टाइम में जहाँ पे मतलब एक मिडिल क्लास चाहे कि भाई यहाँ मेरी सैलरी 20,000 है, हाँ, मैं अगर इन्वेस्ट भी करता हूँ, हाँ, या जो भी मैं करता हूँ वहां से मेरे को अच्छा रिटर्न मिले, मतलब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए क्या है, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि हमारे पास में एक रेगुलर एक छोटी इनकम आ रही है। मैं कह रहा हूँ सपोज करिए 20,000 नहीं, कोई 50,000 ही कमा रहा है, ठीक है ना, तो 50,000 कमा रहा है, तो सबसे पहले वही चीज़ कि उस 50,000 में से लगभग 20-30% वो इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो म्यूचुअल फंड में भी ले, ठीक है। है ना। 100% मैं ये नहीं बोलता कि म्यूचुअल फंड में ले, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ आपको लगता है शॉर्ट टाइम के लिए आप एफडीज में करें, ठीक है ना, छोटी मोटी इमरजेंसी कभी भी आ जाती है उसमें डाल लें, एफडी में कर लीजिए। नहीं है तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे ऑप्शन है, लिक्विड फंड्स वगैरह हैं, उधर कर लीजिए, है ना। आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप म्यूचुअल डेफिनेटली इक्विटी फंड को ही पकड़ के चलिए, सबसे बेस्ट रिटर्न देंगे। मेरे एक ऐसे भी क्लाइंट हैं जिन्होंने 1995 के अंदर ओनली उनके पिताजी ने 11,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे। आज 1995 में 11,000 बिल्कुल, और कौन सी कंपनी में किया था वो ही बता देता हूँ, एप्पल म्यूचुअल फंड, जिसने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसी भी कोई कंपनी है? थी, अच्छा, अब नहीं है। अब नहीं है, एप्पल म्यूचुअल फंड थी, वो बाद में मर्ज हो गई आदित्य बिरला के अंदर, करेक्ट ना। आप लगभग 25-26 साल हो गए, मैं आपसे पूछता हूँ कि उस 11,000 रुपये आपने किसी ने 25 साल पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किए थे, तो उस 11,000 रुपये की आज क्या वैल्यू होती, बताइए। मे बी 11,000 अगर किसी को दिए भी हैं तो भी ज्यादा नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ 25 टाइम वैसे मान लूँ तो 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड में उनका है लगभग 9 लाख रुपए। तो अब बात बताइए, निकाल लिए हैं या अभी और वेट चल रहा है उनका? लालच बढ़ रही है? नहीं, लालच नहीं, उनके बेटों को, उनको सबको ये चीज समझ में आ गई कि देखिए ये बहुत बेस्ट था। जब उनको ये चीज पता पड़ी कि यार उनको तो आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, उन्होंने तो वो पेपर रद्दी में डाल रखे थे, और मेरे पास आए तो मैंने उसको फाइंड आउट करके निकाल के सारी चीजें प्रॉपर कराई। तब उनको लगा कि नहीं यार, यदि उस टाइम पे हम यदि 1 लाख रुपए लगा देते बहुत हो जाता, तो आज कितना हो जाता, बहुत लगभग 90 लाख करीब हो जाता। हाँ, तो अब आप ये चीजें देखेंगे ना, तो इतने समय में प्रॉपर्टी में बहुत ही किसी रेयर प्रॉपर्टी में ऐसा बना, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर पिछले आप 20 साल के अंदर जाके रिटर्न देखेंगे तो सभी लगभग फंडों ने इतना तो रिटर्न बनाया ही बनाया। 19 किसी के 9 लाख बने होंगे, तो किसी के 8 भी बने होंगे, किसी के 7 भी होंगे। हाँ, लेकिन आप अदर असेट क्लास ने इतना रिटर्न नहीं बनाया। इतना रिटर्न तो मुश्किल ही किसी ने बनाया है। तो इसलिए क्या है, हमें तो जो आम आदमी के लिए ना, वो आज से ही जितना जल्दी स्टार्ट करेगा उतनी जल्दी अपनी वेल्थ क्रिएट करेगा। सबसे पहले अपनी 1 लाख जोड़े, जब 1 लाख जुड़ेगा तो आपके अंदर फील आएगा, फिर आप उसको 10 लाख की तरफ बढ़ेंगे, अपने आप चीजें सेट गोल लेकर चले कि भाई 1 से 10 कैसे बनाना है, 10 से 25 कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिडिल क्लास फैमिली, जो अभी आपने बताया कि इमरजेंसी फंड एक कितना होना चाहिए? किसी भी परिवार में हारी बीमारी कभी बता कर नहीं आएगी कि भाई कुछ भी अप डाउन हो सकते हैं। हाँ, इस चीज को अपन थोड़ा सा सिंपल करते हैं, सिंपल दो डिवाइड में कर देते हैं अपन। एक सेक्टर वो बना लेते हैं अपन जो कि अभी स्टूडेंट है, यूथ है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा सा मनी मेकिंग की तरफ आया है। दूसरा सेक्टर वो जो कि पूरा ही अपने परिवार को संभाल रहा है, उसको कितना एक इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए और कितने % एक आप इमरजेंसी? देखिए दोनों के लिए ना, देखो सेम चीज मैं बताता हूँ कि ये भले यूथ है या कुछ है, इमरजेंसी फंड सबके पास होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए?
कम से कम अपने 6 मंथ की सैलरी बराबर। ओके। यदि आपकी 1 लाख रुपए मंथली है तो आपके पास में इमरजेंसी फंड के अंदर 6 लाख रुपए हमेशा होना चाहिए। ये आपके हिसाब से बहुत जरूरी बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी आज सपोज करिए हमारी जॉब लॉस होती है, नेक्स्ट जॉब भी हम ढूंढते हैं, कुछ करते हैं प्राइवेट में, तो एटलीस्ट ये है कि वो 6 महीने के अंदर आप दोबारा अपनी पटरी पे आ जाएंगे। हाँ, 6 महीने का एक टाइम पीरियड आ रहा हो, उस 6 महीने के अंदर आपके हाउस होल्ड एक्सपेंस हो रहेंगे वो आप, क्योंकि एक्सपेंस उतने ही होते रहेंगे, आप कमाओ या मत कमाओ। तो आपने यदि इमरजेंसी फंड बना रखा है तो आपकी इंस्टॉलमेंट भी सपोज करिए एसआईपी की इंस्टॉलमेंट जा रही हो या हाउस की इंस्टॉलमेंट जा रही हो, ठीक है ना, वो हो रहा हो, या आपने कुछ इंश्योरेंस ले रखे हो, हेल्थ इंश्योरेंस, और ये प्रोटेक्शन के लिए सबको लेके रखने चाहिए, बहुत है ना। क्योंकि क्या है, इमरजेंसी का मतलब 2 इमरजेंसी ऐसी होती है जो किसी को नहीं पता होते हैं। एक तो मेडिकल इमरजेंसी और एक है लाइफ इमरजेंसी, जब अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाए। बाकी सारी चीजों के अंदर सबको पहले से प्लान पता होता है। हाँ, करेक्ट ना। तो इन चीजों के लिए आज मार्केट में इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, उससे आप प्रोटेक्ट हैं अपनी फैमिली के लिए। हेल्थ कोई दिक्कत आएगी तो उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। टर्म इंश्योरेंस वगैरह आपने ले रखे हैं तो कल को अर्निंग पर्सन चला जाता है तो एक बड़ा पैसा वहाँ पे आ जाएगा फैमिली के पास में, तो वो आके अपनी लाइफ को कंटिन्यू, फैमिली मतलब फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, कुछ रुका। देखो इंसान चला गया वो समझ में आता है, लेकिन फाइनेंशियल लॉसेस से बच जाएंगे। तो 6 महीने की आपके पास सैलरी एक इमरजेंसी करेक्ट, इतना तो होना चाहिए कॉर्पस। उसके बाद वो 30% जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दे पर सैलरी में से, पर सैलरी में। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट कार्ड भी यूज कर ले। क्रेडिट कार्ड एक बहुत चल रहा है, किसके लिए यूजफुल है और किसके लिए हार्मफुल? देखिए क्या है, क्रेडिट कार्ड से समझना चाहिए कि हमारे ऊपर एक लोन है, बैंक आपको लोन दे रहा है। क्रेडिट कार्ड लेने से पहले ये बात क्लियर समझ लेना चाहिए कि आप बैंक की नजर में ये है कि आपको बैंक ने लोन दे रखा है। पर कहीं ना कहीं तो फायदा है ना सर। अभी मैं मार्केट गया, मेरे को चीज पसंद आई, मेरे जेब में पैसा नहीं था, मैंने कार्ड स्वाइप करा, क्रेडिट कार्ड, चीज को ले लिया, मेरे को पता है मेरा पैसा 28 को या 27 को आएगा, मैं इसको रीपे कर दूंगा। सर क्रेडिट कार्ड से ना पता है क्या, आम आदमी की जिंदगी के अंदर खर्चे बढ़ गए, समझिए। उसको 10,000 का खर्चा करना है, पर क्रेडिट कार्ड होगा ना और वो मॉल में खड़ा है तो 20,000 भी कर जाएगा, उसको भी बाद में एक बार को तो भूल जाता है। माइंड रहता है कि मेरा कल पैसा आ जाएगा, है ना। अभी तो बहुत दिन है, कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज है, पर काय के लिए? वो आपकी इमरजेंसी के लिए, ठीक है ना, आपको बैंक दे रहा है। जो आप, मैंने क्रेडिट कार्ड का इसलिए बोला कि इमरजेंसी फंड जो है, काफी लोग जो है क्रेडिट कार्ड को एक इमरजेंसी के लिए भी नहीं, क्रेडिट कार्ड कभी भी इमरजेंसी फंड का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, पर काफी लोग रखते हैं। वो गलत कर रहे हैं। उनको अपना खुद का ही कॉर्पस इमरजेंसी में बनाना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से अपनी इमरजेंसी नीड के लिए नहीं, क्योंकि वो तो उनको 45 दिन बाद दोबारा रीपे करने का उन पे बर्डन आ जाएगा, समझिए। 45 डेज का आफ्टर 45 डेज उनको पे करना पड़ जाएगा। आज सपोज करिए किसी के पास में इमरजेंसी फंड नहीं है और कोई फैमिली में या जॉब चली गई, तो वो 30 दिन का ही तो उसमें से क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज बाद तो उनको दोबारा पे करना है, वहां से कहां से पैसा आएगा? काफी लोग ये कर रहे हैं आज के टाइम में कि एक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लिया, दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसका पे कर देते, फिर दूसरे का आ गया। सर क्या होता है कि ये ना केवल लूप में फंस रहे हैं। लूप में नहीं सर, वो भी आप ये समझिए, क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, तो जब हम क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो उस फर्स्ट वाले जिससे हम कर रहे हैं उसके अंदर एक लिमिटेड ही टाइम मिलता है अच्छा पे करने के लिए। कर सकते हैं, कर रहे हैं काफी लोग, क्योंकि पर उससे वो पूरा साल नहीं निकाल सकते। एक आध बार की चीजें एडजस्ट कर लेंगे वो, लेकिन पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो इसीलिए कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं। 2-3 क्रेडिट कार्ड हैं सर। आज सबसे ज्यादा डिफॉल्ट सिविल रेशो जो बिगड़ा हुआ है ना, वो क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों का सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सिविल स्कोर जो है वो, क्योंकि उनको ध्यान रहता नहीं है, यूज तो कर लिया, 45 दिन कब निकल गए, एक दिन की भी हो गई, पेनल्टी हो गई, भूल गए, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि क्रेडिट कार्ड क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है कि बैंक को इससे ज्यादा सब अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहे हैं। वरना आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता था। हाँ। आज स्टूडेंट के पास भी क्रेडिट कार्ड है। कई बैंक्स तो एवरेज अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने के ऊपर ही क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है। वो प्रोफाइल नहीं देखता है कि भाई ये इनकम सोर्स है भी या नहीं इसकी। स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट की लाइफ में यदि क्रेडिट कार्ड ले रहेगा और उसने मिसयूज कर दिया तो उसकी तो बेचारे की सिविल पहले, आगे लाइफ में बढ़ने से पहले सिविल डिफॉल्ट हो गई। सही है। तो ये ड्रॉबैक भी है। तो पहला तो क्रेडिट कार्ड हमारा लोन है,
इमरजेंसी के लिए अपने पास में रख लीजिए, या कभी कभार क्या कई सारे ऑफर्स वगैरह आते हैं, उस टाइम पे उनको यूज करने में बेटर है। फ्लाइट में जा रहे हैं, पेट्रोल वगैरह अपन अच्छा फिल करा लेते हैं, है ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह मिल जाते, तो वहां तक सही है, रिवॉर्ड्स अच्छे देता है रिवॉर्ड्स credit अच्छा, card। यहाँ तक सही है, लेकिन मिस यूज ना करें। और और यही इसको रिवॉर्ड्स कहीं ना कहीं एंड में जाके आपके हिसाब से लूप क्रिएट नहीं कर देते नहीं कि नहीं भाई नहीं, देखिए आज मैंने स्वाइप करा पेट्रोल पंप पे, मेरे को 2 रिवॉर्ड्स कॉइन मिल गए, हाँ मैं कल कहीं और ज्यादा का स्वाइप कर लूंगा, मैं और रिवॉर्ड्स अर्न देखिए क्या करके। वो पहले इसलिए डिसाइड बना के रखते हैं कि आप कौन सी चीज खर्च करेंगे क्रेडिट कार्ड से, उस पर कितने पॉइंट मिलेंगे। ओके, नहीं आज पेट्रोल पंप के लिए है तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इतने का पेट्रोल भराओगे तो हम इतने पॉइंट देंगे। नहीं नहीं, काफी ऐसी चीजें लेकिन- भी हैं एयरपोर्ट पे, मैंने काफी हाँ बार हाँ देखा हाँ है, हाँ, कई सारी चीजें हैं। वहां पे भी काफी बार क्रेडिट कार्ड देखिए यूज सर होते हुए क्या, देखे हैं मैंने। हाँ देखो क्या, यदि आप एयरपोर्ट पे जा पर रहे वो हैं, उनकी लग्जरीज को मेंटेन करता है, पर देखो सर जो एयरपोर्ट पे जा रहा होगा ना, वो ऑब्वियस सी बात है कि या तो बिजनेस क्लास वाला जा रहा होगा या टूरिस्ट वे में जा रहा होगा, नॉर्मल भी जाते नॉर्मल हैं। रेगुलर कोई जा नहीं रहा होगा, हाँ, रेगुलर नहीं जाते, पर मिडिल है ना, क्लास भी तो जाता ही वो है। चीजें बनी हुई है इसलिए, हाँ, है ना, तो उसका उस टाइम पे तो यूज लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपन आम लाइफ के अंदर कि गए करना 1,000 रुपये का खर्चा है और हमने 10,000 का कर दिया, कैसे क्रेडिट कार्ड चल तो रहा है ना, अभी तो ले चलो, है ना। डिस्काउंट मॉल के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्काउंट में दिखती हैं, भर भर के ले आते हैं, भले उसकी नेक्स्ट मंथ जरूरत भी है, इस मंथ में जरूरत नहीं है, लेकिन ले आते हैं किस वजह से, क्रेडिट कार्ड है। ये गलत हो रहा है। एक आम इंसान जो है ईएमआई पे कर रहा है, किसी मंथ उसकी ईएमआई अगर डिले हो जाती है, हाँ सिविल स्कोर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में काफी प्राइवेट कंपनीज और बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई है करेक्ट है, जो बिना किसी इंसान की प्रोफाइल चेक करे उसको लोन दे देती है। हाँ फिर जब उसकी ईएमआई जब बाउंस हो जाती है तो काफी ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं। हाँ सिविल स्कोर पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट है सिविल स्कोर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? सर, सबसे पहले ही बात वही है, जो सिनेरियो मैंने बताया उसके हिसाब से सर एक हाँ बार हाँ 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 देखिएगा। हाँ हाँ, सिविल स्कोर जैसे आज सपोज करिए किसी का कोई सिविल स्कोर मेंटेन ही नहीं हुआ, हाँ, है ना, तो सिविल स्कोर मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है कि आज भी हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड आप बनवा लीजिए, छोटा मोटा नहीं है तो आप एफडी के अगेंस्ट बनवा लीजिए, सबसे बढ़िया। पॉसिबल है सर? बिल्कुल है, एफडी के अगेंस्ट आपने सपोज करिए 20,000 रुपये की एफडी दी है, तो बैंक आपको उसके अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देगा। ओके, ठीक है ना, तो उससे क्या है, तो आप ही का पैसा, अब वो आपकी लोन की लायबिलिटी भी नहीं है। नहीं नहीं सर, मेरा जो क्वेश्चन था सर वो सिविल स्कोर मैं वही करना। मेंटेन ओके। करने के लिए बता रहा हूँ, वही हाँ जी। वही पॉइंट बता रहा हूँ। तो जब आप उस क्रेडिट कार्ड से चीजें यूज करेंगे तो आपकी सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट अपन सिविल स्कोर करने के लिए बैंक क्या बोलता है कि आपका कहीं पे पहले लोन चला होना चाहिए। हाँ, लोन आपका एक है ना? होना चाहिए, हाँ, उसका हाँ। आपकी अब अगले बंदे को सिविल स्कोर, ये तो मेरे को चीज ही नहीं बहुत कम समझ में आती कि यदि यार किसी को लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो हर चीज कैश में ले सकता है, तो उसकी तो प्रोफाइल, उसका तो सिविल स्कोर बेस्ट होना चाहिए। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी सारी चीजें कैश में है ना? कैरी करता था। हाँ मैं जब फर्स्ट गाड़ी वगैरह परचेज करने गया था हाँ। तब मेरे को जरूरत पड़ी थी सिविल स्कोर वगैरह तो की। उन्होंने बोला हुआ कि आपका सिविल स्कोर नहीं, हम आपको फाइनेंस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, करेक्ट, तब वहां पे कहीं ना कहीं मुझे ये एक ले। बार वापस से नहीं, कैश का पूरा यूज करना पड़ा यूज था। करना पड़ता, तो इसलिए यदि आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो उसको अच्छी तरीके से मिस यूज मत क्रेडिट करें। कार्ड से सिविल स्कोर इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ सकता है? बढ़ता है, बहुत अच्छा डेवलप होता है। जैसे अगर किसी का स्कोर जो है कितना होना चाहिए सिविल स्कोर? जो एक अच्छा 750 प्लस, 750 प्लस कितने तक जाता है ये? मे बी 800 प्लस तक भी चले जाता है। कितना कम होगा जब कोई भी लोन नहीं देगी बैंक्स? आप ये मान के चलिए कि 650? 650 to 700 तक भी है ना, वो रिस्की प्रोफाइल में ही रहता और है। अगर किसी का 650 से लेकर 700 के बीच में है, हाँ 750 से अबव ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? और उसके पास सब मैंने वही क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड, तो मैं वही चीज बोल रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड नहीं है। देखिए मैं उस व्यक्ति को इसलिए मैं डायरेक्ट ये चीज नहीं बोलूंगा कि आप कहीं से दोबारा फाइनेंस करा लीजिए, कि उसको फाइनेंस के तो ऑप्शन वैसे, क्योंकि वो उसका क्रेडिट स्कोर डिफॉल्ट मारा हुआ है, तो कोई ना कोई लोन की वजह से मारा होगा। अब उसके पास में एक यही रास्ता बचता है कि भाई थोड़ा सा पैसा उसने यदि कहीं पे जोड़ रखा है 10-20 हज़ार रुपए के अगेंस्ट में, क्रेडिट कार्ड बनवा ले और उसको अच्छी तरीके से मेंटेन करे। पर उसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है सर क्रेडिट कार्ड के लिए। सर उसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है। देखो कई चीज़ों के अंदर हमारे को चीज़ें फैमिली, ये देखो आज मेरे को अपनी सिविल स्कोर मेंटेन करना है, तो आपके पास में रास्ता भी तो वही है। अब फैमिली अलाउ नहीं कर रही है तो आपके पास फिर कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं उसको जाके क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप मतलब मूव होना ही पड़ेगा क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड की तरफ कौन सा क्रेडिट कार्ड? खुद के एफडी के अगेंस्ट ले ले। ओके,
अब मेरे को लग रहा था वो वाला वाला credit नहीं card नहीं जो नहीं 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 स्वाइप करता नहीं रहे, नहीं, मैंने तभी मजे बोला मारता रहे। नहीं नहीं नहीं, एफडी के अगेंस्ट ले ले, एफडी के अगेंस्ट ले गया ना तो उसको हमेशा चिंता लगी रहेगी कि ये पैसा बैंक का नहीं है, ये मेरे ही पैसे को मैं यूज ले रहा हूँ। तो उसको टाइम पे ही भरना पड़ेगा। मनोज जी, मेरा एक इन जनरल सवाल था आपसे हाँ। कि जो इंश्योरेंस होते हैं हाँ कितने प्रकार के होते हैं? हेल्थ, अभी जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये सेफ है? मतलब काफ़ी फैमिलीज में इसको, मतलब मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखे हैं। कितने प्रकार के होते हैं, इस पे आपके क्या ओपिनियंस है? देखिए सर, है ना, इंश्योरेंस की बात करूँ तो हर इंसान के पास में 2-3 तरह के इंश्योरेंस हमेशा होने चाहिए, उनको अपने पोर्टफोलियो में जरूर मैनेज करना चाहिए। ओके, पहला है टर्म प्लान। इसमें क्या होता है? टर्म प्लान बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है ना। आपने कभी सुना होगा कि हमारे फादर वगैरह ने LIC वाले आते हैं तो वो कुछ इंश्योरेंस करा रखे हैं, हाँ, करेक्ट ना, कि हर साल 1 लाख रुपए की किस्त भर रहे हैं। एग्जाम्पल, हम 10 साल भरेंगे, 10 साल बाद हमारे को 12-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ इनकेस बीच में कुछ हो गया तो 10 लाख रुपए समय शॉर्ट दे देंगे, इस टाइप का। तो जो टर्म प्लान है वो बेसिकली प्योर इंश्योरेंस होता है। प्योर इंश्योरेंस का मतलब ये, आपको कम प्राइस के अंदर बड़ा समय शॉर्ट मिल जाता है। आज सपोज करिए किसी ने 1 लाख रुपए देके 10 लाख का रिस्क कवर या 15 लाख का रिस्क कवर ले रखा है, तो आज के समय 15 लाख रुपए की तो से उसका कैसे घर चलेगा उसके जाने के बाद? नहीं चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि भाई आज मेरे 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है और मेरी वाइफ हैं, तो मुझे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरी फैमिली को रन करने के लिए पैसा चाहिए, और हर महीने पैसा कितना चाहिए? कम से कम 50,000 तो चाहिए। हाँ, तो 50,000 लाने के लिए मेरे पास 50 लाख रुपए तो होना चाहिए। अब भले मैं जीऊं या मरूं, मेरे को 50,000 की तो बेसिक नीड है, तो मुझे कितने का इंश्योरेंस ले लेना चाहिए? 50 लाख। 50 लाख का। अब वही चीज मैं 50 लाख का इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान या उसमें जाऊंगा तो उसमें प्रीमियम बहुत हाई आ जाते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कितना बड़ा हो जाए, एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। यही हमने टर्म प्लान ले रखा है, तो टर्म प्लान क्या, कम प्राइस के अंदर बड़ा रिस्क कवर करके दे देता है। आज जैसे मैं अपनी ही बात करूं कि मेरा बहुत पुराना टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, जिसकी सालाना इंस्टॉलमेंट ही 9,700 रुपये करीब है, और जिसपे मेरे को कवर मिला हुआ है 50 लाख का। तो अब ये अच्छी बात है ना। आपने कब कराया था? ये सर हो गया मेरे को करीबन 9-10 साल पहले करीब की बात है। सही, काफी अच्छा है तो। सही, और यही आज के युग के पास भी है, ऑप्शन है, ठीक है ना, कि टर्म प्लान सबसे पहले लेके रखें, तो उससे क्या, एक रिस्क से खत्म हो गई। आपकी अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है, 50 लाख की जगह 1 करोड़ लेके रख ले, मैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ये हाँ। बेसिक नीड है। बोलते हैं ना कि हमें जन्म मिला है तो मृत्यु भी होगी, हाँ, तो ये कब होगी ये किसी को नहीं पता, पर लेकिन होगी जरूर। और फाइनेंशियल, और हमारे जाने के बाद में हम ही अर्निंग पर्सन है, तो हमारी फैमिली को कौन पैसा देगा? टेक केयर करेगा और जो भी है। हाँ। और पैसा होगा तो एटलीस्ट ये है कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, वाइफ के हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये सारी चीजें manage चलती होती रहेगी, रहेगी। उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए टर्म प्लान तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस। लोग आज के समय में अवॉइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। लोग बहुत बड़ी गलत फहमी में, हम तो बीमार पड़ते ही नहीं है, ठीक है ना। 30-32 साल का बंदा भी होगा, बोलता है यार अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हाँ, समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में जो सीजन के अकॉर्डिंगली बीमारियां आ जाती हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, इतना पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं तो हम उस पॉल्यूशन की चपेट में तो आ ही रहे। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो गए, कहीं पे भी फर्श पे फिसल गए, बाहर रोड पे आप सही चल रहे हो, पीछे वाले ने आपको हिट कर दिया, फ्रैक्चर हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप जाइए, इन सारी चीजों का मिनिमम आज के टाइम पे खर्चा है, आप जाएंगे तो 50,000 रुपये तो है। करेक्ट ना? फैक्ट है ये। फैक्ट है ना। डेंगू हो गया तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे, 50,000 रुपये का बिल आएगा कम से कम। आज हाइपर टेंशन, जिसे हम BP भी बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक कितने बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी डराने वाली चीज मैं और बता रहा हूँ, कैंसर, जो रेगुलर हर चीज पे दिखती जा रही है। बीच में हम एक 2020 के अंदर एक बहुत बड़ा सिनेरियो छोड़ के आए हैं, कोविड। उस कोविड के साइड इफेक्ट आज भी देखे जा रहे हैं, उससे ही काफी बीमारियां ठीक है ना। वापस आ रही है। आगे ऐसी कई सारी बीमारियां और नई जनरेट होके आ जाएंगी। तो हम हेल्थ से रिलेटेड तो हमारे पास में कोई भी सब वैसा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो जहाँ सिक्योरिटी, तो हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए।
कई लोगों का ये मानना है कि यार मैं इंडिविजुअल अपना ही ले लूं। अरे क्यों ले लो, आप फैमिली का फैमिली भी के ले लो। साथ लो। आज टर्म प्लान हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, जरूरी नहीं कि इनसे हमारे को हर चीज रिटर्न ही कमा के दे, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल लॉस होने से बचा रहा है। आप हेल्थ इंश्योरेंस, पीछे वालों को सिंपल सी बात है, secure कर आप रहा है। चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे जितना आप प्रॉपर्टियां खरीद ले, एक बार मेडिकल चपेट में आ गए तो अच्छे अच्छे लोगों के एग्जाम्पल है कि उनकी वो प्रॉपर्टियां भी सेल हो गई हैं। हाँ ये फैक्ट है। फैक्ट है ना। आप ये समझिए कि हम इतने ग्राउंड लेवल पे हैं, हम इन चीजों को नहीं समझ रहे, लेकिन जो रिच पर्सन है वो हमेशा हेल्थ, अभी आपने लेटेस्ट सैफ अली खान का सुना ही है, उनके साथ में हुआ एक सबके पास में व्हाट्सएप पे आ गया कि उनका इतना क्लेम पास हो गया, हाँ ये 25 लाख का उनका क्लेम पास हो गया, हाँ है ना। तो आप एक मानिए उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, उसको तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। हाँ उनके पास तो अच्छा ही है, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं करा हुआ है। क्यों कर रहा है? अरे यार हमने बड़ी मुश्किल से हमारा कॉर्पस पोर्टफोलियो बनाया है, पर इस रिस्क के लिए थोड़ा ना बनाया कि बीमार पड़ेंगे तो हमारा वो हॉस्पिटल को दे। ये चीज आप समझिए, आप लाइफ के अंदर 10 लाख रुपए एक दिन के अंदर अपने बच्चों के लिए एफडी बनाना नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक दिन के अंदर 10 लाख का ऑपरेशन का खर्चा आ गया तो आपको कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से कोई से भी सोर्स से करके अपने अरेंज करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया है ना, छोटे से प्रीमियम से आपको 8-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है फैमिली के लिए, तो बढ़िया है। कम से कम 10-12 लाख का इंश्योरेंस लेके रखें आज के टाइम पे, कहाँ बुरा है। तीसरा इंश्योरेंस है पर्सनल एक्सीडेंट। पर्सनल एक्सीडेंट एक है वो इंश्योरेंस है, आप एक मैंने स्टोरी बताई, एक कोई रहा नहीं अर्निंग पर्सन, तो उसके लिए टर्म प्लान हो गया, बीमार पड़ गए तो आप हेल्थ इंश्योरेंस है। एक सिनेरियो और होता है जहां पे एक्सीडेंट हुआ, ना हमारी डेथ हुई है, ना हम बीमार पड़े, फ्रैक्चर हो गया और घर पे पड़ गए, ना हम कमाने जा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कमाने के लिए नहीं जा पा रहे। पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शन भी होते हैं जहाँ पे वो आपको वीकली कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो कम से कम आपकी वहां से वो अर्निंग चालू रहती है। होता है। हाँ बिल्कुल है, कोई 1-2 कंपनीज नहीं सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के पास है, अवेलेबल है, देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप जाके उनसे होता है और है, जैसे मंथली आपको कितना जमा कराना, बड़ी अच्छी बात है कि ईयरली इनके प्लान बहुत सस्ते हैं। कितने फिर भी मैं बात करूं, यदि हमको 20-25 लाख का भी लेना पड़े पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, तो इंडिविजुअल मेरे को शायद सालाना 2-3 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स मतलब प्राइवेट कंपनीज होगी। हाँ नहीं ये ट्रस्टवर्दी। आज मैं बात करूं आईसीआईसी लॉम्बार्ड मिल जाएगा, स्टार हेल्थ दे देगा, है ना, केयर इंश्योरेंस हो गया मिल जाएगा। इन सारी जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां सब प्रोवाइड कराती हैं, बजाज है ना, सबके पास में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, हम उस प्रोडक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। सबके पास में आपने लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट की तरफ कोई जाता ही नहीं। हाँ ये मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही सुना है। तो इसलिए ये 3 चीजें तो हमारे पास में डेफिनेटली हमारे बकेट में होनी चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में है तो आप देखेंगे। म्यूचुअल फंड तो हर कोई करा लेता है, एसआईपी तो हर कोई करा लेता है। हाँ यदि आपको अपने हमारे इन्वेस्टमेंट को बचाना है तो आपको ये रिस्क तो डाइवर्सिफाई करनी ही पड़ेगी। और अच्छी बात है ना, आज मैं आपसे बोलूं कि आप मुझसे हर महीने हर साल 25,000 रुपए लेते जाइए और कल को मैं बीमार हूँ 5 लाख 10 लाख का खर्चा आप कर लेना, तो आप मना कर दोगे नहीं यार। हाँ। पर हमारे लिए इंश्योरेंस कंपनियां बनी है ना जो हमारी रिस्क को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, और इससे बेस्ट क्या चाहिए। इंश्योरेंस कराइए, इंश्योरेंस होना मतलब मैंडेटरी है। आज के टाइम पे आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है तो आप पर इंश्योरेंस भी अगर अपन देखा तो टायर 1 सिटीज में हो रहा है, टायर 2 में हो रहा है, टायर 3 जो सिटीज है वहां पे काफी लोग हैं जो अभी यहाँ तक मूव। सर वो ये लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है, क्या करना चाहिए। देखो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, गवर्नमेंट इसको अवेयर करे या फिर प्राइवेट सेक्टर इसको अवेयर करे। देखो क्या है, जब वहां तक कभी कभार क्या होता है, लोग इतनी सी चीजें सोच लेते हैं कि कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चिरंजीवी हो गया, हमें मिल तो रहा है ना, आयुष्मान हो गया, हमारे को मिल तो रहा है, सही। आप ये मान के चलिए हर जगह वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। ओके, आपने कई बार आप न्यूज में सुना होगा कि चिरंजीवी से जयपुर के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर इस क्लाइंट का इतना पूरा पैसा नहीं दिया गया या वो उसको कवर नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये स्कीम से मुझे ऐसा लगता है जब तक गवर्नमेंट है, जब तक तो शायद गवर्नमेंट ने अगर ये स्कीम चलाई है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे नजर तो रख रही होगी ना। सर प्रॉपर नहीं कर रही है ना आज भी काम, आप समझिए। तो काफी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सुविधाओं को दे रहे हैं,
इसीलिए ही कई आप- टायर 3 वाले जो लोग हैं नहीं आप वो move ही नहीं हो देखिए पा रहे देखिए हैं क्या है, health जैसे insurance आज मैं बात करूं चिरंजीवी जैसी योजनाओं का गवर्नमेंट ने अच्छा ऑप्शन लिया है, हम्म ठीक है ना। पर उसको इस तरीके से पूरा प्रॉपर उन्होंने क्या क्राइटेरिया डिसाइड करे कि हम हेल्थ वो सॉरी कार्डियो के लिए पर्टिकुलर इतना अमाउंट देंगे, किडनी फेलियर पे पर्टिकुलर इतना अमाउंट करेंगे, है ना। वो डिटेल में उन्होंने बता नहीं रखी चीजें। आप जब उनके पूरे प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तब आपको जाके चीजें समझ में आएंगी। हाँ, क्योंकि टायर 3 जो सिटीज है उसमें लोग बागों की मेंटेलिटी है कि गवर्नमेंट दे रही है हमें पैसा पर मंथ या पर है ना। और 3 मंथ्स में अगर पैसा कट रहा है तो हमारे लिए 250-300 रुपए बड़ी बात नहीं है, इतना ही कट पर रहा है। मैं इसके लिए मैं लोगों को सॉल्यूशन कि आप अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस प्राइवेट लेके रखिए, साथ के साथ आपको लगता है एक चिरंजीवी 900 रुपए का आ रहा है ना, लेके रख लीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी डबल प्रोटेक्शन हो गई। लेकिन आप केवल चिरंजीवी के ऊपर ही डिपेंड है और कल को उधर नहीं हुआ तो फिर तो आपको अपना फाइनेंशियल लॉसेस होने ठीक है ओके, मैं समझ ना। गया। फिर उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, आज सपोज करिए कि हमें बैंगलोर में इलाज कराना है तो चिरंजीवी तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट की है, वहां नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, फैक्ट। करेक्ट ना। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है जब तक कि उनके पास में गवर्नमेंट से पूरा फंड रिलीज नहीं हो जाए, ठीक है ना। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी घूम रहे हैं और वहां पे आपको दिक्कत हो गई तो किसी भी हॉस्पिटल में आप वहां पे जा रहे हैं जो टाइप हॉस्पिटल में उधर चले गए, कैशलेस आपका इलाज हो गया जी। ये हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस ही है। आप और हम आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की जो हालतें हैं, आप नहीं जा सकते हैं वहां पे, हाँ, वो हालत बदतर ही है। भले आप उधर गवर्नमेंट स्कीम से जाएंगे लेकिन उधर लाइन एक्सरे कराने के लिए, एमआरआई कराने के लिए इतने लंबी है कि आपके 2 दिन के बाद तो नंबर आ रहा है, जब तक तो पेशेंट की हालत वैसी खराब हो जाती है। आज अचानक से हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते इलाज कराते हैं और फिर इलाज पता हो रहा है कि डिले हो रहा है तो हम क्या करते हैं, चलो फटाफट यहाँ से एक बार प्राइवेट तो ले चले, चीजें तो फटाफट होंगी, इंसान जान तो बच जाएगी। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आपके पास में गवर्नमेंट का तो ऑप्शन हमेशा ही अवेलेबल है ना। 900-1000 रुपए का उधर देके एक रख लेंगे तो उससे कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर लेके रखें। हाँ, जो लोग को डिपार्टमेंट से मिले हुए हैं, रेलवे हो गए या जिनके पास आरजीएचएस कार्ड है ना, ठीक है, उनकी अपनी समझ में, लेकिन हम प्राइवेट वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं इसमें बहुत पीछे ही हो गया है वो, और पूरे और लास्ट में फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाना पड़ता है, 2-3 दिन का वेट करना पड़ता है, बस कहीं ना कहीं वो अटक के रह जाता है। यही है, तो यही क्या ना आज भी, और हम माने पूरी पॉपुलेशन के अंदर अर्निंग पर्सन के अंदर भी देखे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही कितने परसेंट, सबसे बड़ा गैप जरूरत तो वही है, प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। कोई वकील है, कोई सीए है, कोई कंसल्टेंट चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, तो इन सबको रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस तो लेके रहेंगे। ये ना समझे कि इसका प्रीमियम डूब रहा है, हर साल देना पड़ रहा है, हर इसका प्रीमियम बढ़ जाता है, कोई बात नहीं। जिस दिन क्लेम आया ना उस दिन आपके सारे प्रीमियम के बराबर की निकल जाएगी। ओके सर, तो म्यूचुअल फंड्स पे भी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी। मैं आपसे जस्ट एक हमारे व्यूअर्स को एक आप कुछ टिप देना चाहे कि अभी के टाइम में हाँ, आप अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, तो जस्ट एक टिप के रूप में मैं तो बोलूँगा कि जितनी जल्दी हो सके SIP स्टार्ट करिए, जितनी जल्दी हो सके। यदि आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 रुपये की स्टार्ट करिए, अपने आप समय के अकॉर्डिंगली। जैसे ऐसी SIP की कंपनी जहाँ पे मैं 1,000 रुपए लगा देता हूँ, अब अपने व्यूअर्स को बता दीजिए कि हाँ, देखिए क्या बहुत सारे है कि आज के आप लार्ज कैप में जाइए, है ना, फ्लैक्सी कैप फंड है, उनके अंदर करिए SIP, अच्छे फंड रिटर्न पूछेगा था नाम, देखिए अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है ना, पारिक है, फ्लैक्सी कैप फंड है, अच्छा फंड है, करिए। लार्ज कैप फंड है, आप ये समझिए कंपनियों के पास में जो लार्ज कैप है, फ्लैक्सी कैप है, कंसेप्ट सबके पास सेम है। रिटर्न किसी का 12 आ रहा होगा, किसी का 13 आ रहा होगा, किसी का 15 आ रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी का 12 आ रहा है तो अचानक वो फ्लैक्सी कैप किसी का 25 दे रहा होगा, इतना बड़ा गैप कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जल्द से जल्द अपनी SIP स्टार्ट करिए और अपने कम से कम अर्निंग का चालू हो गई है, टर्म इंश्योरेंस लेकर चलिए, क्योंकि जो प्रीमियम एक बार फिक्स हो जाएगी टर्म इंश्योरेंस में, लाइफ टाइम उतना ही प्रीमियम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ये एडवांटेज है। दूसरा, म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे आपका बनता जाएगा, आप कॉर्पस एक बार म्यूचुअल फंड के अंदर इकट्ठा हो गया तो आगे आपको कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको लोन भी लेना पड़ा तो आप अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में भी लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है
हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हमको हाथ फैलाने की। हमारा कॉर्पस है, हमारे पास 10 लाख इकट्ठे होगा, कभी 2 लाख की जरूरत पड़ रही है, अपने म्यूचुअल फंड से ले लो ना, बाजार से कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। ये चीज़ है।